हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, वो है देश के जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स की। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो सवाल है वो लेते हैं चयन दत्ता, जो खड़गपुर से है, पश्चिम बंगाल से। चयन, बताइए क्या है अपना सवाल। जी, जैसा कि मेरे पास जो एक्टिव फंड्स है वो सबका तो मैंने डिटेल्स भेज दिया है। तो मैं मेरे वाइफ के नाम से जो कुछ पैसिव फंड से शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं, ये मेरा सवाल है। और दूसरा एक सवाल है, मान लीजिए 5-6 साल बाद कुछ फंड चलाने के बाद अगर उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता हो, या फिर आप लोग बोलते हैं कि चेंज करके इसके जगह दूसरा फंड ले आइए, तो उसमें जो पैसा रहेगा उस पैसे को क्या इंस्टेंट विड्रॉल करके दूसरा जो नया फंड है उसमें लमसम कर देना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो ये जो आपका पोर्टफोलियो भी जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर ये फंड्स हैं, तो क्या टारगेट आपका डिफाइन नहीं है, या फिर आपके टारगेट बहुत ज़्यादा है, या गोल बहुत ज़्यादा गोल है? नहीं, मेरा अकाउंट से जो किया उससे टारगेट 1 CR का रखा हूँ, और वाइफ का जो अकाउंट है उसमें ये सब फंड शुरू करना चाहता हूँ, उसमें 80 लाख का टारगेट है अच्छा, तो 20 साल एक में। 1 करोड़ और 80 लाख का। पंकज जी, आपने सुना चयन दत्ता को, जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल से बोल रहे हैं। गोल भी है, फंड भी बहुत है, क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल चयन जी, आपके कई सवाल हैं और मैं सभी सवालों का उत्तर दूंगा। लेकिन आपने अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो में राय मांगी है, बट मैं आपके पोर्टफोलियो में बता दूं कि आपने जो एक्टिव फंड लिए हैं, देखिए आपके पास में स्मॉल कैप फंड 2 हैं। और ऐसे में अगर मैं थोड़ा सा बदलाव का आपको सुझाव दूं, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड से आप निकल सकते हैं, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आपके पास ऑलरेडी है, और स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप फंड में बहुत छोटा अमाउंट है। तो उसकी जगह पर आप उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, उस अमाउंट को कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में, जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। अब आते हैं आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में। देखिए, आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि में निवेश करना है, तो सिर्फ पैसिव फंड्स का पोर्टफोलियो मत बनाइए। उनके पोर्टफोलियो में पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के फंड्स होंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतर रहेगा। मैं आपको मेरी तरफ से पोर्टफोलियो बना के देता हूँ। देखिए, 2 फंड आपने चुने हैं, वो या मेरी तरफ से सजेशंस हैं। तो एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, आप बोल रहे थे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, तो मैं सीधा आपको निफ्टी 100, जिसके अंदर निफ्टी 50 भी आ जाएगा, नेक्स्ट 50 स्टॉक्स भी आ जाएंगे, उसमें 3000 रुपीज की एसआईपी करें। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 2000 रुपीज, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, उसमें आप 1000 करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। और टाटा स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप में आप एक्टिव फंड लीजिए, लॉन्ग टर्म में वो बेहतर रहेगा। तो इस तरह से जो आप बात करें 8000 की, उसे मैंने डिवाइड करके बता दिया। साथ में आप जो फिलहाल में ग्रो नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड में छोटी सी एसआईपी कर रहे हैं 500 रुपए की, उसे आप जारी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे कि कंज्यूमर इंडेक्स फंड हो या इस तरह का कोई भी थीमेटिक फंड हो, यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, और समय समय पर आपको जरूरत पड़ती है कि आप एक थीम से दूसरी थीम में स्विच करें। तो फिलहाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस पर नजर बनाए रखिए, जब जरूरत पड़े तब आपको दूसरी दूसरी थीम में या फिर डाइवर्सिफाइड फंड में स्विच करना होगा। बट 8000 रुपए के लिए मैंने आपको 4 फंड के नाम बताए हैं। रही बात टारगेट की, देखिए अगर आप 8500 निवेश करते हैं हर महीना, आपके वाइफ के अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो 20 साल में 78 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। 12% के हिसाब से अगर मैं ज्यूम करूं, और अगर आप 10% से स्टेप अप कर लेते हैं यहाँ पर, जो मैं हमेशा कहूंगा कि वो करना चाहिए, तो फिर वही आप 20 साल में 78 लाख के बजाय 1 करोड़ 58 लाख रुपए इकट्ठा करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो स्टेप अप जरूर कीजिए समय के साथ, क्योंकि जब बात करें 20 साल की, तो इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो अमाउंट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके लिए स्टेप अप का सहारा लें, और जो बदलाव मैंने बताए हैं, जो पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है, इस पर आप जरूर विचार कीजिए। यही राय जो दी है पंकज जी ने कि इन्फ्लेशन को बीट करना है और टारगेट को अचीव करना है, तो स्टेप अप जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें भेजा है अविनाश ने। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बताइए आप कहां से बोल रहे हैं और क्या है आपका नमस्कार सवाल? सर, मैं पूना से बात कर रहा हूँ सर, पुणे से। पूना से? तो एक बार आप फिर से अपना जो सवाल है वो पंकज जी के हाँ लिए दोहराइए।
सर नमस्कार सर, पंकज सर। हेलो। हाँ, सवाल पूछिए, बोलिए। सर मेरा पोर्टफोलियो आप भेजा है, लेकिन मैं एक्चुअली दो स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप जो है वो दो है मेरे पोर्टफोलियो में। तो इसमें क्या कम करना है, क्या कैसा कम करना है, तो इसके वजह से राय चाहिए थे आपके। हाँ, जैसे पंकज जी ये बता रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप फंड जो है वो डुप्लीकेशन में है, तो कौन से उन्हें रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, और अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? देखिए, अक्सर वैसे मैं भी कहता हूं कि हमेशा एक कैटेगरी, एक ही फंड रखें। लेकिन आप लंबे समय से एसआईपी कर रहे हैं तो आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि जो फंड्स हैं आपके पास मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में, जैसे स्मॉल कैप में कैनरा रुपए स्मॉल कैप आपके पास है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। और दोनों के ही जो फंड मैनेजर्स हैं काफी अच्छे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं। आप बिल्कुल इनको बंद मत कीजिए, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर रखा हुआ है। और सेम अप्लाई होता है आपके मिड कैप के लिए भी। वहां पर मैं कहूंगा कि आप जो फंड्स हैं उसे जारी रख सकते हैं। बल्कि मेरा सुझाव है आपके लिए कि आपके पास जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उससे आप निकलकर एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव फंड है, उसमें स्विच करें, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बाकी मिड कैप में कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, अविनाश जी, जो टारगेट का सवाल है, देखिए 2040 तक आप इन्वेस्ट करते रहेंगे ऐसा आपने कहा है। उस हिसाब से यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूं, तो 1,60,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। आपने जैसा कहा है कि एक स्कीम में 500 रुपए से हर साल बढ़ाते रहेंगे, प्लस आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में जो 2000 की एसआईपी कर रहे हैं उसमें 10% से स्टेप अप भी करेंगे, तो सब मिलाकर 1,60,00,000 इकट्ठा हो सकते हैं। प्लस आपका जो जीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो अभी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस जो अभी तक पैसा इकट्ठा हो गया होगा, तो जो आपका टारगेट है 2 करोड़ का, उससे भी ज्यादा की उम्मीद आप रख सकते हैं सब मिलाकर। पर फिर भी मैं कहूंगा कि अगेन आप बात करें 2040 की, तो समय काफी लंबा है। ऐसे में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। 2 करोड़ की जो वैल्यू आप मान के चल रहे हैं, वो आज के 2 करोड़ और उस वक्त के 2 करोड़ काफी अलग होंगे। तो इसके लिए आप सभी स्कीम में अगर 10 नहीं बट 5-7% से भी स्टेप अप कर लें, तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बाकी जो फंड्स हैं वो चलते रहेंगे। मैं अगर कहूँ आपको 2 करोड़ की वैल्यू, तो 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं ना यहाँ पे मैं, तो 2040 में 16 साल के बाद करीब 79 लाख की ही वैल्यू रह जाएगी 2 करोड़ की। तो स्टेप अप जरूर करें, ये बहुत ही जरूरी है। एक अविनाश जी, आपने जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है ना, टर्म इंश्योरेंस 30 लाख का, वो भी कम है, उसे भी बढ़ाने पर विचार कीजिए। उसे बढ़ाइए, स्टेप अप कीजिए, और मिड कैप स्मॉल कैप जो है जारी रखिए। लार्ज कैप में मैंने बदलाव की आपको राय दी है कि आप एक्टिव से पैसिव फंड में स्विच कर लें। इस पर आप विचार जरूर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। काफी विस्तार से मैं सुन रहा था पंकज जी, आपने बहुत ही विस्तार से जो पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया। आपसे पूछना चाहूंगा, कितना टाइम दिया होगा आपने इस पोर्टफोलियो को एनालिसिस करने में, क्योंकि आपने एक एक बारीकी को समझा, एक एक चीज को समझा कि 2040 में 2 करोड़ की वैल्यू क्या होगी उसको समझा, तो ये कितना टाइम दिया आपने इसके लिए? देखिए अविनाश, देखिए राजी, टाइम तो लगता है इसमें, क्योंकि अगर किसी व्यूअर को या किसी इन्वेस्टर को जानकारी आपको देनी है, तो बिल्कुल आपको सही देनी चाहिए कि वो उस पर उसको फॉलो करे और उससे फायदा हो। दूसरी बात क्या होती है, एक व्यूअर के क्वेश्चन के जरिए बहुत सारे दूसरे व्यूअर्स को भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमेशा मैं देखता हूं कि जब कोई इन्वेस्टर को व्यूअर अपना दर्शक अपना गोल सेट करता है, तो आसानी से कहता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ होना चाहिए। पंकज जी, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपको क्रेडिबल बनाता है, जिसमें जो देश भर के व्यूवर्स हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि जो उनका पोर्टफोलियो है वो पंकज मटवाल के द्वारा रिव्यू किया जाए। और ये भी ईटी नाउ स्वदेश की भी क्रेडिबिलिटी है, जहां पर व्यूवर्स हमारे जरिए आपको सवाल पूछते हैं। लेकिन पंकज जी, फिलहाल आज इस प्रोग्राम में इतना ही। आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि बजट स्पेशल में क्या है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बजट को लेकर क्या मांग है। तो तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।